सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है बेसिक फैक्टर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अर्थात भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्व। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रवेश में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर ले रहे विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आता है इस किताब से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, कि भारतीय विदेश के निर्माण के तत्व कौन कौन से हैं या भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में कौन कौन से तत्वों की भूमिका है, निर्धारक तत्व कौन से हैं, निर्माण करने वाले तत्व कौन से, आधारभूत तत्व कौन से हैं। डॉक्टर वीपी दत्त कहते हैं कि ऐतिहासिक परंपराएं, भौगोलिक स्थिति और भूतकाल के जो अनुभव हैं वो भारतीय विदेश नीति के प्रभावक तत्व रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक तत्व की। कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी विदेश नीति के निर्धारण में भौगोलिक तत्वों की अहम भूमिका होती है। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है, कॉम्पिटिशन में भी कई बार पूछा गया है कि किसका कथन है, कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। ये परीक्षाओं में आ चुका है बच्चों, ये स्कूल लेक्चर में भी आया हुआ सवाल है, कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया है, सेंटर के एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। डॉक्टर एयर्स कहते थे कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियाँ भी एक तरफा तोड़ी जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रखता है। डॉक्टर के एम पनिकर ने कहा था कि जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उस प्रादेशिक सुरक्षा के तत्व का निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्वों से हुआ करता है। ये समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। भौगोलिक परिस्थितियों में ज़्यादा कोई परिवर्तन आता नहीं है, इसलिए प्रत्येक देश की विदेश नीति में कुछ स्थायी पहलू होते हैं, और ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि किसी भी देश की विदेश नीति भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। भारत के संदर्भ में ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के विशाल आकार, एशिया में उसकी एक खास भौगोलिक स्थिति, दूर दूर तक फैली हुई उसकी समुद्री सीमाएं और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत के उत्तर में दो साम्यवादी देश स्थित थे, सोवियत संघ और चीन। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान था, दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के लिए अपनी सुरक्षा का जो मसला था वो चिंता का विषय था। भारत यदि साम्यवादी गुट में शामिल हो जाता तो भारत की जो समुद्री सीमाएं थी, भारत हिंद महासागर, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी थी, उसके आसपास के एरिया में पश्चिमी देशों का दबदबा था, अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी का दबदबा था। साम्यवादी गुट में शामिल हो जाता तो समुद्री सीमाओं को खतरा था, और यदि पश्चिमी गुट में शामिल हो जाता तो उत्तर के अंदर जो साम्यवादी देश स्थित थे, सोवियत संघ और चीन, उनसे खतरा था। तो भारत के द्वारा जो गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया गया, उसके पीछे भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी, ताकि देश की समुद्री सीमाएं भी सुरक्षित रह सके और साम्यवादी देशों से भी अनुकूल संबंध बने रहे। हिंद महासागर में भारत का हमेशा से एक बड़ा हित ये रहा है कि हिंद महासागर शांति का क्षेत्र रहे, स्वतंत्र क्षेत्र रहे, और भारत कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के चले जाने से हिंद महासागर में शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत हमेशा इस बात पर जोर देता रहा है कि यदि कोई शक्ति शून्यता ब्रिटेन के जाने से उत्पन्न भी हुई है तो तटवर्ती राज्य उसको भरने में सक्षम है। भारत हमेशा से ही डिएगो गार्सिया का जो अमेरिकी नौसैनिक बेस है, भारत डिएगो गार्सिया के उस अमेरिकी नौसैनिक अड्डे का शुरू से विरोध करता रहा है, क्योंकि इससे भारत के सुरक्षा हित प्रभावित होते हैं, भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। और 1997 में भारत ने दक्षिणी सहयोग को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना, हिमतक्षेप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की। इसका उद्देश्य था कि वैश्वीकरण के कारण जो विकसित और विकासशील देशों में बड़ा एक आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उसको साधा जा सके, और विकासशील देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिणी संवाद को बढ़ाया जा सके। भारत कभी भी हिमालय पर्वत, हिंद महासागर और अपनी पूर्व पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का परिवहन, व्यापार और खासकर भारत की रक्षा इन्हीं के ऊपर निर्भर है।
दूसरा, गुटबंदियाँ जो हैं वो भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाई। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया दूसरा, तो दुनिया दो गुटों में बंट गई थी और अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो इस समय भारत के सामने ये था कि भारत अब क्या करे। उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो इन गुटों में शामिल हो जाता या उनसे अलग हो जाता। भारत ने गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्षता इसलिए अपनाना चाहता था क्योंकि अगर वो किसी एक गुट से के साथ बन जाता तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर पाता। दूसरा, उसे दूसरे गुट से आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती। और भारत अपनी वैश्विक राजनीति में एक नई भूमिका निभाना चाहता था, अपनी विदेश नीति को किसी गुट विशेष से बांधकर गिरवी नहीं रखना चाहता था। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करना चाहता था, और दोनों गुटों के मध्य तनाव कम करने पर ही ऐसा संभव होता। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। विचारधाराओं का भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में प्रभाव रहा है, खासकर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51 भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का निर्धारण करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांति की विदेश नीति का अवलंबन किया गया है, और उस पर गांधीवाद का प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है। हडसन ने लिखा है कि गांधीवाद के शांतिवाद ने भारत को ये भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों के द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से, और भारत का ये कर्तव्य है कि वे विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनके मध्यस्थ का कार्य रहे। इसके अलावा बुद्ध और अशोक के द्वारा जो अहिंसा की संकल्पना की गई, अकबर और शिवाजी के द्वारा जो सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, वो भी भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित करती रही है। रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्र नाथ रॉय, महर्षि अरविंदो के मानवतावादी विचारों ने भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया है। भारत के ध्वज में जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत संसार में शांति और मित्रता स्थापित करना चाहता है। तो गांधीवादी विचारधारा का खासकर प्रभाव भारत की विदेश नीति पर रहा है। आर्थिक तत्व भी रहे हैं। भारत की आर्थिक प्रगति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रही, और अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी बनी रह सकती थी कि विश्व के जो दो गुट थे, दोनों गुटों के मध्य तनाव कम हो। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का ज़्यादातर बिजनेस पश्चिमी देशों के साथ था, और पाश्चात्य देश उसका शोषण कर सकते थे। इसके अलावा भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता की जरूरत भी थी। आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक था कि भारत जो है सभी के साथ मित्रता रखे, किसी एक गुट से ना बंधे, क्योंकि एक गुट से बंध जाता तो दूसरे गुट से आर्थिक और तकनीकी सहायता नहीं मिलती। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया ताकि आर्थिक प्रगति कर सके। शीत युद्धोत्तर विश्व में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रहा, तो शीत युद्ध के दिनों में अमेरिका का भारत के साथ कई जगह टकराव रहा था। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, और उसके पीछे आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण रहे हैं। जे बंदोपाध्याय ने द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भारत के आर्थिक आयाम बताए हैं, और उसके 3 प्रमुख सूचक बताए: सुरक्षा, विदेश सहायता और व्यापार। की विदेश नीति के अंदर सैनिक तत्वों का भी बड़ा योगदान रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं था, और अपनी रक्षा के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर था, खास ब्रिटेन पर निर्भर था। तो भारत के दुर्बल सैनिक स्थिति ने उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह विश्व की सभी महाशक्तियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखे। भारत जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा आज़ादी के बाद भी, उसके पीछे भी उद्देश्य कारण ये था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था। इसके अलावा श्री नेहरू का व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन उसमें किया है। जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि एक विदेश मंत्री भी थे, और नेहरू जी का व्यक्तित्व भारत की विदेश नीति पर निर्णायक रूप से हमें दिखाई देता है। नेहरू जी साम्राज्यवाद के, उपनिवेशवाद के, रंग भेद के और फासिस्टवाद के विरोधी थे। उनका हमेशा मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए, और वो गुट निरपेक्षता की नीति के एक प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के विचारों के अनुरूप भारत की विदेश नीति को ढाला गया, और आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह पंडित नेहरू के विचारों का मूर्त रूप है। लेकिन नेहरू जी स्वयं इसे नहीं मानते थे। नेहरू जी कहते थे कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना भ्रांतिपूर्ण है। मेरी जगह और कोई दूसरा व्यक्तित्व भी होता
तो वह भी उसी नीति का अवलंबन करता जिसका मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये विदेश नीति भारतीय परिस्थितियों की उपज है। मैंने केवल इसे शब्द रूप दिया है, वास्तव में भारत की विदेश नीति का आविष्कार मैंने नहीं किया है। राष्ट्रीय हित जो है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति में भी राष्ट्रीय हितों की प्रधानता रही है। दो प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं, एक तो स्थायी राष्ट्रीय हित और दूसरे होते हैं अस्थायी राष्ट्रीय हित। स्थायी राष्ट्रीय हित वो होते हैं जो इसे बदलते नहीं हैं, जैसे देश की सुरक्षा का मामला। देश की सुरक्षा का मामला या अस्तित्व का मामला किसी भी देश का स्थायी राष्ट्रीय हित होता है और कोई भी देश इस पर समझौता नहीं करता, ये बदलता नहीं है। दूसरा अस्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं, जैसे विदेशी सहायता, निवेश, पूंजी, खाद्यान्न, तकनीकी सहायता, ये बदलते रहते हैं। ये समय के अनुसार इनमें बदलाव होता रहता है। राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए अरब इजराइल संघर्ष में भारत ने अरब राष्ट्रों का समर्थन किया, क्योंकि अरब राष्ट्रों से भारत को तेल मिलता था। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक था कि हमें तेल बराबर मिलता रहे, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की अबाध आपूर्ति हमारे पास रहे। तो अरब इजराइल संघर्ष में हमने अरबों का साथ दिया। इसके अलावा भारत की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का भी है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने यहूदियों की बजाय मुस्लिमों का समर्थन किया। दूसरा, सोवियत संघ के साथ हमने 20 वर्षीय रक्षा और मित्रता की संधि 9 अगस्त 1971 को की, जो कि भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ के साथ हमने 20 वर्ष से शांति और मित्रता की जो संधि की, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रख सकें, क्योंकि अमेरिका जो है उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और इंदिरा गांधी सरकार को ये लगता था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर सहायता करेगा, तो सोवियत संघ की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए सोवियत संघ के साथ अगस्त 1971 में 20 साल के लिए शांति और मित्रता की संधि की थी। इसके अलावा सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध होने के कारण ही जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो भारत ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप की निंदा नहीं की, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब प्रस्ताव लाया गया सोवियत संघ के हस्तक्षेप के विरुद्ध, तो भारत ने उस समय वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत ने कभी भी दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन जाफना के अंदर जब जाफना की घेराबंदी श्रीलंका की सेना के द्वारा कर दी गई थी, तो मानवीय आधार पर जाफना के पीड़ितों के लिए भारतीय सरकार के द्वारा हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाई गई। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है, लेकिन उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी और कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि इससे भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो राष्ट्रीय हित भारत की विदेश नीति में हमेशा सर्वोच्च स्थान रखा है। इसके अलावा ऐतिहासिक परंपराओं का योगदान भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में रहा है। शुरू से भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण तरीके से की रही है। शांति, समन्वय और सहिष्णुता की भावना हमारे यहाँ रही है। अंग्रेजी राज जो था उसने भी, हम 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और हमें ऐतिहासिक रूप से विरासत में उदारवादी प्रजातंत्र, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और प्रशासनिक ढांचा जो हमें ब्रिटिश साम्राज्य से मिला, उसको हमने अभी तक बरकरार रखा है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होने के कारण भी ऐतिहासिक हैं। विभाजन के समय के जो दंगे हुए, उन दंगों का प्रभाव आज भी हमारी विदेश नीति पर नज़र आता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, वो भी हमारे ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का प्रभाव भी हम इस पर दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी देश अपने आंतरिक का निर्धारित कर रहा होता है। जब कोई देश आंतरिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, एकताबद्ध होता है, तो विदेश नीति ज़्यादा स्पष्ट होती है। लेकिन जब आंतरिक से मतभेद होते हैं तो विदेश नीति में भी शिथिलता पाई जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बहुत निर्बल था, लेकिन विश्व राजनीति के अंदर ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका इसलिए निभा पाया क्योंकि नेहरू जी का एक विराट व्यक्तित्व था। लेकिन नेहरू जी की मृत्यु के बाद में विदेश नीति में कुछ समय तक शिथिलता आई, लेकिन 1971 से 1977 और 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो भारत की विदेश नीति पर छाया रहा। जैसे 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम का परीक्षण करके विश्व को चौंकाया। इसके बाद में 1975 में आर्यभट्ट, 1981 में भास्कर और एप्पल और 1983 में इनसेट फर्स्ट उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च करके भारत की ताकत का दुनिया को एहसास कराया। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी जो थे वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए।
श्रीलंका के अंदर चाहे सेना भेजने का फैसला हो, पाकिस्तान को लेकर नीति रही हो, या पाकिस्तान के द्वारा को अमेरिका से मिल रही सहायता का मामला हो, राजीव गांधी वैश्विक राजनीति में इतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए। राजीव गांधी के बाद में वीपी सिंह और चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री रहे तो भी भारत की विदेश नीति जो थी बहुत प्रभावशाली नहीं रही। खासकर खाड़ी संकट के समय तो ऐसा लगा जैसे भारत की कोई विदेश नीति ही नहीं है। नरसिंह राव 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी सरकार में घोटाले बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ते रहे, और जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों के हनन की बात हो, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर की बात हो, सुरक्षा की सदस्यता की बात हो, या पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे हों, भारत की विदेश नीति बहुत प्रभावशाली नहीं रही। 1996 में जब CTBT पर हस्ताक्षर हुए जिनेवा में, तो भारत अकेला पड़ गया, और भारत की आलोचना करने वालों में उस समय रूस, जो उसका मित्र देश था, वो भी शामिल था। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा, और सिंगापुर में जो WTO का जो मंत्रिमंडलीय सम्मेलन हुआ, तो भारत ने बड़े देशों के दबाव के आगे समर्पण कर दिया और श्रम प्रतिमानों के उल्लेख करने पर सहमत हो गया। तो भारत की विदेश नीति इतनी प्रभावशाली नहीं रही। यदि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति जो है वो कुछ सुदृढ़ और स्पष्ट होने लगी है, और चीन के अवरोधन के लिए जो है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी उसके द्वारा अपनाई जा रही है, पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है, और अमेरिका के साथ भारत के निकट संबंध स्थापित किए जा रहे हैं ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जा सके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत की विदेश नीति पर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव रहा है। उसके भौगोलिक कारण, उसके संसाधन, उसकी जनसंख्या, उसकी आंतरिक स्थितियाँ, वहाँ नेहरू जी का व्यक्तित्व का प्रभाव भी रहा है, राष्ट्रीय हितों का भी प्रभाव रहा है। तो ये सारे के सारे तत्व भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इससे जो क्वेश्चन वो आता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।